प्रॉपर्टी की परमानेंट ओनरशिप अल्लाह की है, तो इसमें इंसान की बात करने को साफ मना कर दिया। इंडिया टुडे का वक्फ के ऊपर जैसे स्टिंग ऑपरेशन सामने आया, हर कोई हैरान हो गया। झूठी न्यूज फैला दी गई कि वक्फ ट्रिब्यूनल में तो खाली मुस्लिम है, वो जिस प्रॉपर्टी को चाहेंगे वक्फ कर लेंगे। ईयर 1995 में तो बीजेपी खुद कांग्रेस के साथ हाथ मिला के पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल लेके आ गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी के पास तो लैंड कम थी, लेकिन वक्फ के पास लैंड ज्यादा है। मेरठ के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 3068 के मुतवल्ली कमर अहमद ने सिंगापुर की सिर्फ 200 वक्फ प्रॉपर्टी का रेवेन्यू 42.7 करोड़ है, और इंडिया की 5 लाख प्रॉपर्टी का रेवेन्यू सिर्फ 163 करोड़ कैसे हो सकता? ज़कात और सदका जरिया ही एकमात्र ऑप्शन है। विजय माल्या के शराब के बिजनेस के लिए वक्फ प्रॉपर्टी को लीज पे दे दिया गया, जो कि इस्लाम में गुनाह है। देखिए, अभी आगे हम वक्फ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेक्निकल एडवांसमेंट्स के साथ हर चीज डिजिटाइज हो चुकी है। इनफैक्ट रिलीजियस प्लेसेस के मैनेजमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग, रिसर्च में भी टेक्नोलॉजी का यूज होता है। मेडिकल, फाइनेंस, लर्निंग सब डिजिटली हो रहा है। पैसों की लेन देन के लिए हर कोई एक दिन में मल्टीपल टाइम्स यूपीआई यूज करता है, लेकिन अगर हर यूपीआई ट्रांजैक्शन पे आपको रिवॉर्ड्स मिले तो ऐसा पॉसिबल है पॉप यूपीआई के साथ। पॉप यूपीआई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आपको हर यूपीआई पेमेंट पर 2% अश्योर्ड पॉप कॉइन्स मिलेंगे। एक पॉप कॉइन की वैल्यू है ₹1। जैसे 2500 की पेमेंट पर 50 रुपीज के पॉप कॉइन्स मिलेंगे। इन पॉप कॉइन्स को आप पॉप ऐप पर अवेलेबल प्रोडक्ट्स को 80% डिस्काउंट तक खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि ये नॉइस का ब्लूटूथ हेडसेट, जो बाकी मार्केट प्लेसेस पे 1100 रुपीज का है, पर आप इस पॉप ऐप पर सिर्फ 815 रुपीज में ले सकते हैं विद पॉप कॉइन्स। पॉप ऐप पर 500 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर ब्रांड्स हैं। इतना ही नहीं, गारंटीड पॉप कॉइन्स और अमेजिंग डील्स के साथ पॉप यूपीआई एक बहुत ही फास्ट एंड सिक्योर्ड यूपीआई ऐप है, जिस पे आप सेफली अपनी डेली यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पॉप यूपीआई डाउनलोड करें। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, दुनिया के अंदर चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग रिलीजन में एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। जैसे भगवद गीता के चैप्टर 17 श्लोका 20 और 21 में सात्विक दान, राजसिक दान, इन सब के बारे में बताया गया है। ऐसे ही इस्लाम के अंदर चैरिटी को ज़कात और सदका बोला गया है। कुरान शरीफ के चैप्टर 2 सूरा अल बकारा के वर्स 215 में इसके बारे में बात की गई है। चैप्टर सूरा अल इमार के वर्स 134 में इसके बारे में बात की गई। और आप स्क्रीन पे जो आयत देख रहे हैं, इन सब में चैरिटी के बारे में बताया गया। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका लिंक जो है वो कहीं ना कहीं वक्फ का जो सिस्टम है उससे लिंक है। तो इस्लाम के अंदर चैरिटी के साथ साथ एक और चीज है जिसके बारे में बहुत बार बात की गई है, वो है कॉन्टिन्यूअस चैरिटी। इसको इस्लाम में सदका जरिया बोला जाता है। हजरत अबू हुरैरा की हदीस नंबर 1631 में कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया के बारे में बताया गया है। अल्लाह के रास्ते में की गई एक ऐसी चैरिटी, और उस चैरिटी का फायदा लोग उस आदमी के मरने के बाद भी हमेशा के लिए उठाते रहे, वो कभी रुके नहीं, ताकि जिस आदमी ने चैरिटी की है उसका फल उसको मरने के बाद भी मिलता रहे, वो रुके नहीं। और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है सदका जरिया। और आज की डेट में ये जो आप वक्फ बोर्ड के बारे में रोज न्यूज में सुनते हैं, वो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया पे बेस्ड है। वरना कुरान शरीफ के अंदर वक्फ जो वर्ड है उसके बारे में डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है। अभी आगे मैं आपको इस वीडियो में एक एक डिटेल जब बताऊंगा तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि पूरे इंडिया में इसको लेके बवाल क्यों हो रहा है। एक भी लाइन में अपने मन से नहीं बोलूंगा, हर एक चीज का प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए, अब होता क्या है कि हजरत प्रॉफिट इब्राहिम और हजरत प्रॉफिट इस्माइल ने मक्का के अंदर लोकल स्टोन्स का यूज करके काबा शरीफ को बनाया, ताकि लोग यहाँ पे आके अल्लाह की इबादत कर सके, यानी कि वर्शिप कर सके। और ये जो इंसिडेंट है ये कुरान शरीफ के चैप्टर 2 अल बकारा वर्स 127 में भी मेंशन है। एज इट इज मैं बोल रहा हूँ। तो अब ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया था, इसके अंदर सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी जो है, इसके दोनों प्रिंसिपल फॉलो हो रहे थे। पहला, इसको अल्लाह की राह में डेडिकेट किया गया, और दूसरा, आज की डेट तक लोग यहाँ पे आके वर्शिप करते हैं। और यही रीजन है कि काबा शरीफ को लोग सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी कंसीडर करते हैं। और काबा शरीफ को ही दुनिया के अंदर लोगों ने पहला वक्फ माना। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि वक्फ जो वर्ड है
उसका क्यों यूज किया गया, कुछ और क्यों नहीं बोला गया। तो थोड़ा सा वेट करिएगा, अभी एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। बाकी कुछ हिस्टोरियन बिरकत हबास, जो कि एक तालाब है, उसको भी पहला वक्त मानते हैं, लेकिन मोस्टली जगह अगर आप सर्च करोगे तो काबा शरीफ को ही पहला वक्त माना गया है। बाकी ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसको आप अगर सर्च करोगे तो कई कई जगह पे दो पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। तो जो सबसे ज्यादा फेमस है वो मैंने उठाए हैं और वही मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो अब जब ये पहला इंसिडेंस हुआ कॉन्टिन्यूअस चैरिटी यानी कि सदका जरिया का, तो ये बहुत ही एक फेमस एग्जांपल बन के आया लोगों के सामने। और इस टाइम तक वक्फ जो वर्ड था वो उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था, तो हर जगह पे सदका जरिया जो है वही बोला जा रहा था। तो अब इसके बाद करीब 2 से 2,500 साल बाद यानी कि ईयर 634 AD के आसपास एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से ये जो सदका जरिया का जो कॉन्सेप्ट है यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर दूर दूर तक फेमस हो जाता है। और ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में किताब अल शुहद के चैप्टर 54 की हदीद 24 का रेफरेंस आज भी लोग देते हैं जब भी वक्फ की बात उठती है। तो होता क्या है कि इस टाइम पे सेकंड कैलिफ हजरत उमर ये हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखिए खैबर में मेरे पास एक बहुत ही अच्छी लैंड है, तो मैं इस लैंड को बहुत ही ज्यादा अच्छे काम में अगर यूज करना चाहूं तो वो क्या होगा। तो उस टाइम पे हजरत प्रॉफिट मोहम्मद इनसे कहते हैं कि इसको तुम सदका जरिया कर दो, ऐसा करने से तुम्हारे बाद भी लोगों को लैंड से फायदा होगा। मतलब कि तुम इस लैंड को प्राइवेट यूज से रोक के अल्लाह के नाम पे सदका जरिया कर दो। इससे होगा ये कि इस लैंड को ना तो सेल, ना गिफ्ट, ना डोनेट, ना ही विरासत में किसी को दिया जा सकेगा और इस लैंड को सिर्फ पब्लिक वेलफेयर में यूज किया जाएगा। मतलब कि इस लैंड से जो भी प्रॉफिट होगा उसे पुअर, स्लेव्स, गेस्ट, ट्रैवलर्स जो होंगे उनके लिए यूज किया जाएगा और ये जमीन जो है वो प्राइवेट यूज से हटके अल्लाह की हो जाएगी और तुम्हारे बाद भी कॉन्टिन्यूअस चैरिटी होती रहेगी, जिसका फल जो है वो तुम्हें दुनिया से जाने के बाद भी कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी का जो पूरा कोर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिजाइंड है। अब ये जो इंसिडेंट था इसके बारे में दूर दूर तक बातें हुई। लोग एक नॉर्मल चैरिटी से ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी करें ताकि एक बार बेनिफिट मिलने की बजाय कॉन्टिन्यूअस बेनिफिट मिलता रहे। तो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ये जो सदका जरिया है ये एक ट्रेडिशन बन गया। इस रीजन में अरब्स रहते थे जो अरबी बोलते थे, तो अरबी में एक वर्ड है वकूफा, जिसे अवक्फ भी बोलते हैं या फिर वक्फ भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को रोक देना, होल्ड करना या टाई अप कर देना। तो इस टाइम पे जब पूरे रीजन में लोग सदका जरिया कर रहे थे यानी कि प्रॉपर्टीज को प्राइवेट यूज से रोक के अल्लाह के नाम कर रहे थे, तो नॉर्मल बातचीत में कुछ लोग ये भी कहते थे कि इस लैंड को वक्फ कर दिया गया है। शाही अल बुखारी की हदीस 2737 में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इस जमीन को रोक दो और इसका फायदा लोगों के लिए रखो। तो ये जो रोक दो वर्ड है कुछ लोगों ने इसको ही वक्फ कर दो से जोड़ा। तो इसके बाद आने वाले 20 से 25 साल तक पूरा ये जो रीजन था मिडिल ईस्ट का, यहाँ पे सदका जरिया यानी कि कॉन्टिन्यूअस चैरिटी जो थी वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी, ट्रेडिशन की तरह यूज हो रही थी। अब ये चैरिटी तो हो रही थी लेकिन इसमें मिसमैनेजमेंट बहुत था, कोई एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन सेम टाइम पे क्या था कि पर्शियन, इजिप्शियन और जूस जो थे उनके यहाँ पे जो चैरिटी हो रही थी वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही थी। उनके पास एक ऑलरेडी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर था जिसमें वो एक सिस्टमैटिक तरीके से चैरिटी कर रहे थे। जैसे पर्शिया के अंदर लोग अपनी रिसोर्सेज और जमीन को एक सिस्टमैटिक तरीके से होली फायर टेम्पल के ऑपरेशंस के लिए डोनेट कर रहे थे। वहीं इस्लाम के अंदर जो चैरिटी हो रही थी उसका कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था। अब इसके बाद क्या होता है कि करीब 20 से 25 साल बाद यानी कि ईयर 661 AD में पूरे रीजन में उम्मयाद डायनेस्टी जो थी वो एस्टैब्लिश हो जाती है, जिसकी वजह से इस्लामिक एम्पायर जो था वो बहुत ही पावरफुल होता है इस रीजन के अंदर। और इस टाइम के कैलिफ मुआविया अबी सुफियान जो थे उनकी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर था कि कैसे भी करके इस अनऑर्गेनाइज्ड कॉन्टिन्यूअस चैरिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको एक फॉर्मल और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर दे दिया जाए ताकि सदका जरिया जो है उसको लेके मुस्लिम्स के अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो उस टाइम पे क्या था कि पर्शियन, इजिप्शियन का जो चैरिटी का ऑलरेडी मॉडल चल रहा था उसी को बेस बना के एक मिलता जुलता सिस्टम डेवलप किया और इस टाइम तक वक्फ जो वर्ड था वो भी फेमस हो चुका था। तो इस पूरे सिस्टम को नाम दिया इन्होंने वक्फ सिस्टम। और इस वक्फ सिस्टम को पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बनाया गया था, सिर्फ मुस्लिम्स के लिए नहीं बनाया गया था, लेकिन आगे चल के ये चीज चेंज होगी। तो ये जो पूरा वक्फ सिस्टम था इसको कैलिफ अबी सुफियान ने डेवलप किया और कुछ ही टाइम बाद अबू सुफियान जो थे वो जब आए तो उन्होंने इस बनाए हुए वक्फ सिस्टम के लॉ को डिफाइन किया जो हर एक मुस्लिम जब वो चैरिटी करेगा तो उसको फॉलो करेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, पूरे रीजन के अंदर उस टाइम तक जितनी भी प्रॉपर्टी वक्फ हुई थी उसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब सारे रिकॉर्ड बन गए तो उन्होंने हर रीजन में वक्फ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, उनको मुतवल्लीज भी बोला जाता है।
उनको अपॉइंट किया। इनफैक्ट आज की डेट में भी इंडिया के अंदर आप देखोगे तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है उनको मुतवल्ली ही मैनेज करते हैं, अभी आएगा आगे। तो रीजन के अंदर मुतवल्ली जो थे वो अपने एरिया के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उसको मेंटेन करने लगे, उसका रिकॉर्ड बनाने लगे और जो इनकम जनरेट होती थी उसका भी रिकॉर्ड बनाने लगे। हर एक छोटी से छोटी डिटेल, जैसे किस काम के लिए प्रॉपर्टी वक्फ की गई है, उसका पर्पस क्या है, हर एक चीज का रिकॉर्ड बनने लगा। अब मुतवल्ली मैनेज तो कर रहा था लेकिन वो सिर्फ एक केयर टेकर था। वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू था उसमें से वो एक भी रुपया ले नहीं सकता था। इसके बाद इन्होंने वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री बनाई जिसमें ये सब था कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की गई है उसका मालिक कौन है, किस पर्पस के लिए डोनेट की गई है, करंट स्टेटस क्या है, हर एक चीज वक्फ सेंट्रल रजिस्ट्री में मेंटेन होने लगी। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिया गया और जो इसके लॉ थे वो भी क्लियरली सबको समझा दिए गए। सबसे पहली चीज इसमें यह कही गई कि एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ कर दी गई तो उसकी परमानेंट ओनरशिप जो है वो अल्लाह की हो जाएगी और किसी भी कंडीशन में उसकी ओनरशिप जो है वो चेंज नहीं की जा सकती। जिसने उस प्रॉपर्टी को वक्फ किया यानी कि डोनेट किया है, जो वाकिफ होता है, वो भी अगर दोबारा से चाह ले कि उस प्रॉपर्टी का ओनर बनना तो दोबारा से उस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं बन सकता। इनफैक्ट इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। तो इसके बाद कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए वक्फ प्रॉपर्टी का यूज कहाँ हो सकता है इसके बारे में भी साफ साफ मेंशन कर दिया गया। पहला रिलीजियस पर्पस, दूसरा चैरिटेबल पर्पस। ये एक बार आप पॉज करके पढ़ लेना इनके जितने भी टाइप हैं वक्फ के, कि किस किस पर्पस के लिए आप वक्फ कर सकते हो। नॉन मुस्लिम जो है वो भी अगर चाहें तो वक्फ कर सकते हैं, लेकिन उस प्रॉपर्टी को इस्लामिक पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। उस पर कोई चर्च या हिंदू टेंपल नहीं बनाया जा सकता और इसके साथ साथ कसिनो या फिर लिकर शॉप जो है वो नहीं खोली जा सकती उस पर। और जो वाकिफ होगा यानी कि जो उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर रहा है वो उस प्रॉपर्टी का लेजिटिमेट ओनर होना चाहिए, उसके ऊपर कोई उधार नहीं होना चाहिए, तभी वो वक्फ कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उधार लेके कोई प्रॉपर्टी खरीद के और फिर वक्फ कर सके। और जो प्रॉपर्टी वक्फ होगी तो वक्फ करते टाइम एक वक्फ डीड बनेगी जिसे सक अल वक्फ भी कहा जाता है। इस वक्फ डीड के अंदर एक एक डिटेल होती है, ओनर की डिटेल्स, किस पर्पस के लिए डोनेट की गई है, ये सारी चीजें इस वक्फ डीड के अंदर मेंशन होती है। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। लेकिन इसमें एक सबसे कंट्रोवर्शियल चीज थी ओरल वक्फ, मतलब कि वाकिफ जो डोनर है वो ओरली भी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है बिना उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट को दिखाए। और जिससे आगे चल के ये दिक्कत हुई कि जो ओरल वक्फ होते थे उनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते थे तो कोर्ट में केस जाके फंस जाते थे। तो अभी ये जो नया वक्फ एक्ट आया है 2024 में, इसमें इस ओरल वक्फ को भी हटाया गया है। तो इस टाइम पे रिटन और ओरल वक्फ दोनों के लिए रास्ते बना दिए गए थे। देखिए वक्फ के भी टाइप होते हैं और वाकिफ यानी कि जो अपनी प्रॉपर्टी डोनेट कर रहा होता है, वक्फ कर रहा होता है, उसकी मर्जी होती है कि वो किस पर्पस के लिए वक्फ करना चाहता है। जैसे ये इतने टाइप के वक्फ होते हैं, आप पॉज करके एक बार देख लेना। इनमें से कोई भी पर्पस चूज किया जा सकता है। ये चीज वाकिफ यानी कि डोनर की मर्जी होती है कि वो कौन सा वक्फ का ऑप्शन लेना चाहता है। जैसे अगर प्रॉपर्टी वक्फ करते टाइम रिलीजियस वक्फ का ऑप्शन लिया है तो उस प्रॉपर्टी को मदरसा या फिर मस्जिद के काम में लिया जाएगा। इसमें एक फैमिली वक्फ भी होता है जिसे वक्फ अल औलाद भी कहते हैं। इसमें प्रॉपर्टी वक्फ करने के बाद उस प्रॉपर्टी से जो इनकम जनरेट होती है वो वाकिफ के फैमिली मेंबर्स को मिल सकती है। मान लो कोई प्रॉपर्टी वक्फ की गई है और उससे कुछ रेंट आने लगा तो उसका कुछ पोर्शन वाकिफ चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी के मेंबर्स के लिए भी अलॉट कर सकता है और इसी को वक्फ अल औलाद या फैमिली वक्फ भी बोलते हैं। वक्फ अल औलाद के बारे में किताब अल शुहूद के चैप्टर 54 की हदीद नंबर 24 में भी मेंशन है। तो ये सारे जो रूल्स थे इस टाइम पे डिफाइन करके वक्फ का एक प्रॉपर सिस्टम बना दिया गया जो अरब्स ने बहुत ज्यादा यूज किया और फिर आगे चल के जब ऑटोमन एम्पायर आया तो इसको और ऑर्गेनाइज करके इंप्रूव किया। और जब ये वक्फ का स्ट्रक्चर बन गया था तो इसको बनने के बाद सबसे पहला जो रिटन रिकॉर्ड था वो ईयर 912 एडी के टाइम का मिला था, जिसमें पैलेस्टीन के रमल्ला सिटी में रहने वाले फैक अल हादीन ने एक रेस्ट हाउस वक्फ किया था जिसकी बेसिक टर्म्स जो थी वो एक स्टोन की स्लैब पे लिखी हुई थी। अब इसके बाद करीब 200 से 250 साल बाद ईयर 1192 एडी में जब मोहम्मद गौरी भारत पे हमला करता है और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद इस पूरे एरिया पे मोहम्मद गौरी अपना रूल स्टैब्लिश कर लेता है और इसी के बाद वक्फ को इंडिया के अंदर स्टैब्लिश करने की भी बातें स्टार्ट हुई। अब वक्फ के रूल के हिसाब से वही लैंड डोनेट या फिर वक्फ कर सकता है जो उसकी खुद की लैंड हो। और इस्लामिक स्कॉलर्स ने उस टाइम पे कहा कि जो रूलर अपनी शक्ति से किसी एरिया को जीत के अपना रूल स्टैब्लिश करता है वो एरिया उसका माना जाता है। ऐसे स्टेट लैंड को शरिया में खराज लैंड या क्राउन लैंड कहा जाता है। तो इस्लामिक स्कॉलर जो थे उन्होंने उस टाइम पे कहा कि ऐसी प्रॉपर्टी अगर रूलर चाहे तो वो वक्फ कर सकता है। तो मोहम्मद गौरी ने इंडिया के अंदर वक्फ का एक मॉडल बनाया जिसमें उसने पूरे इंडिया में अलग अलग रीजन में जो मस्जिदें थी, चाहे
पहले से जो मस्जिदें थी और जो नई बनने वाली थी, उसमें इसने ये किया कि उसके आसपास के विलेजेस या फिर लैंड उन मस्जिदों के साथ अटैच करके वक्फ कर दिए। अब ऐसा करने से हुआ ये कि जो मस्जिदें थी वो एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में चलने लगी, और जो भी रेवेन्यू इस वक्फ की गई लैंड या विलेजेस से आता था, चाहे रेंट के थ्रू चाहे एग्रीकल्चर के थ्रू, उससे जो मस्जिदें थी उनका ऑपरेशन चलता था। इमाम वगैरह जो थे उनकी सैलरी वगैरह दी जाती थी। तो इंडिया के अंदर जो वक्फ स्टार्ट हुआ था वो कुछ इस तरीके के मॉडल से स्टार्ट हुआ था। ये जो लैंड दी जाती थी उस टाइम पे, इसको अलग अलग नाम भी दिए गए थे, जैसे मदद माश, वाजिश ए माश, वाजिश ए मिल्क, ये कहा जाता था इनको। उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तो मुल्तान में एक जामा मस्जिद पहले से ही थी, उसके साथ 2 गांव थे, उसको अटैच कर दिया गया था और शेखुल इस्लाम नाम के एक आदमी को यहाँ का मुतवल्ली बनाया गया था। तो इंडिया के अंदर इसको सबसे पहली वक्फ की गई प्रॉपर्टी माना जाता है। और ये सब आपको फिरोज शाह तुगलक के टाइम के हिस्टोरिकल टेक्स्ट तारीख ए फिरूज में मिलेंगे। तो इसके बाद इंडिया के अंदर भी एक ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया था वक्फ करने का, और जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की जाती थी उसका सारा रिकॉर्ड, किसने वक्फ की, किस रूलर के टाइम पे की, मुतवल्ली कौन था, सबका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, जिसे फरमान कहते थे। और बहुत सारी प्रॉपर्टी इस टाइम पे वक्फ की गई थी। इनफैक्ट साउथ के बहमानी सल्तनत के रूलर महमूद गवान, इन्होंने दरगाह के लिए मलहर गांव की 5250 बीघा जमीन वक्फ की थी। और फिर जहांगीर के टाइम पे भी 20 बीघा हाजीपुर बिहार में वक्फ हुए। औरंगजेब के टाइम पे 200 बीघा इलाहाबाद की लैंड वक्फ हुई, 30 बीघा जमीन अजमेर में वक्फ हुई। और सिर्फ इस्लामिक रूलर ही नहीं, सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए हिंदू रूलर्स जो थे वो भी प्रॉपर्टी डोनेट करते थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंडफादर ने अपनी मन्नत पूरी होने पर पीर शाह शरीफ के पास एक वाटर रिजर्व था, वो डोनेट किया था। शिवाजी महाराज ने भी याकूब बाबर पीर सोहरावर्दी की दरगाह के लिए 653 एकड़ लैंड और साथ में एक मस्जिद के लिए भी लैंड दी थी। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी, तो मैं एक साथ नहीं बता सकता, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसको एक बार पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ये साइड में इनके फरमान जो है उनकी डिटेल्स मेंशन है। टोटल प्रॉपर्टी जो उस टाइम पे वक्फ की गई थी, जो मैं ढूंढ पाया, वो थी 13,406 बीघा लैंड थी, वो वक्फ की गई थी उस टाइम पे। ये उनकी डिटेल्स हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसके अंदर कैश, शॉप रेवेन्यू और जिनके फरमान मिसिंग थे उनकी डिटेल्स नहीं है। इसमें राइट में डेट मेंशन है कि कब वक्फ हुए, जिस रूलर ने फरमान इशू किया उसका नाम है, लोकेशन मेंशन है और उसके बगल में पर्पस जो है वो भी मेंशन है। अब देखिए, ये जो प्रॉपर्टी वक्फ होती जा रही थी, इनको दोबारा से किसी प्राइवेट यूज में नहीं किया जा सकता था। और इंडिया के अंदर इसको मैनेज करने के लिए भी एक सिस्टम बनाया गया था। स्टेट लेवल की जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उसको मैनेज करने के लिए सदर असाइन किए गए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, इसका ग्रांट्स वगैरह जो होते थे उनको मैनेज करते थे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सदर ए सरकार की पोस्ट बना के मैनेज करवाते थे ये लोग वक्फ प्रॉपर्टी को, और विलेज लेवल पे जो काजी होते थे वो वक्फ प्रॉपर्टी को देखते थे। बाकी इन वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का जो काम था वो दीवान को दिया गया था, और डेली जो एक्टिविटीज होती थी वो मुतवल्ली देखते थे। और ये जो टाइम चल रहा था, इस टाइम पे मुगल अंपायर का जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो था वो दिल्ली था। तो जितने भी रूलर्स थे उन्होंने अपने बड़े बड़े रिलीजियस इंस्टीट्यूट जो थे वो दिल्ली में ही बनवाए थे। और ईयर 1628 में तो शाहजहां ने दिल्ली के एरिया में शाहजहानाबाद नाम से एक पूरा शहर बसा दिया था। ये जो चांदनी चौक, रेड फोर्ट, ओल्ड दिल्ली वाला जो एरिया है सब इसी में आता था। तो अब क्या होता है कि इसके करीब 28 साल बाद ईयर 1656 में दिल्ली का जो एरिया था वहां पे जामा मस्जिद भी बनाई गई, और जामा मस्जिद के आसपास की जो जमीन थी उसको वक्फ कर दिया गया था। इसलिए आप देखोगे कि सबसे ज्यादा जो वक्फ बोर्ड का जो कन्फ्लिक्ट है वो दिल्ली के अंदर आप देखते होगे गवर्नमेंट के साथ, और इसके पीछे रीजन क्या है वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1757 आते आते ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया के अंदर आके रूल करने लगे थे, और मुगल्स जो थे वो काफी वीक हो चुके थे इस टाइम तक। तो ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया पे रूल करना चालू किया तो इन्होंने एक चीज की कि हिंदू और मुस्लिम्स के जो धार्मिक मुद्दे थे उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा करने से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो अंग्रेजों की इंटेंशन पे कोई शक ना करे कि आगे चल के रिलीजियस मुद्दों में छेड़छाड़ करेंगे। अंग्रेजों ने एक रॉयल फरमान निकाला था जिसको द रेगुलेशन ऑफ 1772 भी कहते हैं, जिसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम के जो रिलीजियस चीजें हैं उनमें ये बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मुगलों का बनाया हुआ जो वक्फ सिस्टम था उसमें भी इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। आने वाले 30 से 35 सालों तक वक्फ सिस्टम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ईयर 1810 का जो टाइम था, ये टाइम आते आते वक्फ के अंदर दीवान, मुतवल्ली और खादिम जो थे इनके करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आने लगे थे, जिसको लेके लोग अंग्रेजों के पास आते थे। और इसी चीज को लेके
पहली बार ऐसा होता है कि वक्फ के मैटर में मुस्लिम्स के अलावा एक कोई तीसरी एंटिटी इंटरफेयर करना स्टार्ट करती है। अभी जो टाइम था, इस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो थे उनकी इंडिया के अंदर जो रिलीजियस लैंड थे उनके ऊपर वैसे ही नजर थी, क्योंकि इन्होंने लड़ाई और दंगों के डर से बोल तो दिया था कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इन रिलीजियस प्रॉपर्टीज से काफी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था जिसके ऊपर अंग्रेजों की नजर थी और वो अंग्रेजों को मिल नहीं पा रहा था। तो अब ये जो करप्शन के केसेस चल रहे थे, इसको लेके आने वाले 20 साल तक बहुत ज्यादा इशू खड़े होते हैं और फिर ईयर 1820 में अंग्रेज एक एक्ट लेके आते हैं, द लैंड रिजम्पशन एक्ट 1828-29। इसकी वजह से फिर से दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इस एक्ट में यह था कि उस टाइम पे इंडिया के अंदर काफी लैंड ऐसा था जो टैक्स नहीं दे रहा था, तो इस एक्ट के जरिए यह था कि अब उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। तो वक्फ प्रॉपर्टी जो थी वो भी टैक्स नहीं दे रही थी, उसके ऊपर भी इस एक्ट का इंपैक्ट हुआ। और जैसे ये एक्ट लागू हुआ, जो भी फैमिली वक्फ वाला जो कॉन्सेप्ट था उस पे बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ। कई मुस्लिम फैमिलीज के लिए सरवाइव करना मुश्किल हुआ। इसका इंपैक्ट जो था वो मदरसों पे भी पड़ा। इसको लेके मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए और प्रेशर भी बनाने की कोशिश की। अब शुरू में तो अंग्रेज इनकी नहीं सुनते हैं, लेकिन आगे चल के जब 1857 का रिवॉल्ट भी शुरू हो गया था, जहां पे रिलीजियस इशू ही मेन मुद्दा था, जहां पे काऊ और पिग की चर्बी के इशू की वजह से ब्रिटिशर्स को बैकफुट पे आना पड़ा था, तो फिर इस एक्ट में चेंज किए गए और वक्फ प्रॉपर्टी जो थी उसको टैक्स से अलग कर दिया गया था। इस इंसिडेंट से अंग्रेजों को यह चीज समझ में आ गई थी कि डायरेक्ट अगर ऐसे रिलीजियस मुद्दों पर इंटरफेयर करेंगे तो उससे दिक्कत होगी, तो अंग्रेजों ने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखी इसके बाद। तो इसके 1 साल चुप रहते हैं अंग्रेज और उसके बाद ईयर 1864 के स्टार्टिंग में ये एक्ट लेके आए, काजी एक्ट 1864। इससे पहले ये होता था कि वक्फ प्रॉपर्टी पे कोई विवाद होता था तो उसको काजी निपटाते थे। तो अंग्रेज ये जो काजी एक्ट 1864 लेके आए थे, इन्होंने कह दिया कि अब वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी विवाद होगा तो उसको काजी नहीं निपटाएंगे, बल्कि उसको इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल के अंडर इंग्लिश जज जो होंगे वो सिविल कोर्ट में देखेंगे। कुल मिला के उन्होंने कह दिया कि अब काजी की नहीं चलेगी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। और फिर इसके 17 से 18 साल बाद यानी कि ईयर 1882 में द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 लेके आए और इस एक्ट की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हुई वक्फ प्रॉपर्टी को। इसमें इन्होंने इनडायरेक्टली ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन डाली जिसका सीधा क्लैश वक्फ प्रॉपर्टी के जो रूल्स रेगुलेशन थे उससे हुआ। ये जो एक्ट था, इस एक्ट के सेक्शन 14 में इन्होंने कहा कि अगर कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी है वो सेल, बाय या ट्रांसफर करेगा कोई उसको, तो जो अंग्रेजों का बनाया हुआ लीगल प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। अब वक्फ के हिसाब से वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसकी परमानेंट ओनरशिप जो है वो अल्लाह की होती है। तो ये कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया यहां से। इस एक्ट में इन्होंने मल्टीपल सेक्शन डाले जो इनडायरेक्टली वक्फ के ऊपर हमला कर रहे थे। और अगर आपके पास टाइम होगा तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, सेक्शन 14, 6, 13, सेक्शन 17, 18 और सेक्शन 25। इनको जरूर पढ़िएगा, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक लगा रखे हैं। बहुत ही स्मार्टली ये एक्ट इन्होंने इंप्लीमेंट किया था और वक्फ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उस पे इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाला था इन्होंने। और सेम टाइम पे अब्दुल फता मोहम्मद इस नाम का एक आदमी था, इसकी एक प्रॉपर्टी वक्फ अल औलाद यानी कि फैमिली वक्फ वाली कैटेगरी में डोनेट कर दी गई थी, जिसमें से कुछ प्रॉफिट इसकी फैमिली को भी जाता था। अब इसको लेके रुजोमो धुर चौधरी नाम का एक आदमी था, वो ब्रिटिश कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि ये जो फैमिली वक्फ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इनवैलिड है चैरिटी के नाम पे। इसका मकसद पब्लिक वेलफेयर नहीं है बल्कि पर्सनल फायदा है। तो काफी दिन तक ये कोर्ट जो है ब्रिटिश कोर्ट में चलता है और इसके बाद फिर जजमेंट आता है जिसमें वक्फ अल औलाद मतलब कि फैमिली वक्फ को इनवैलिड अनाउंस कर दिया जाता है। और बात यहां पे भी नहीं रुकती है। इसके 12 साल बाद 2 फरवरी 1894 को ब्रिटिशर्स लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894, जिसमें ये लेके आए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चाहे इंडिया के अंदर उसको पब्लिक के लिए कुछ अगर बनाना है, मतलब कि कोई रोड, ट्रेन, डैम, रिवर, हॉस्पिटल वगैरह अगर उसको बनाना हो तो वो किसी भी लैंड को अपने अंडर ले सकता है और उसके बदले में जो उसका कॉम्पनसेशन होगा वो दे देगा। और ये जो एक्ट ये लेके आए थे, इस एक्ट में इन्होंने वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी उसको भी इंक्लूड कर रखा था। अब वक्फ प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से परमानेंट ओनरशिप तो अल्लाह की है, तो मुस्लिम जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ भी जाएगा उसमें तो वो उससे पैसा नहीं ले सकते। लेकिन अंग्रेज मानते नहीं है, इस एक्ट को जबरदस्ती इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो अब यहां से धीरे धीरे करके जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी थी उन पे ब्रिटिशर जो है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल लेना शुरू कर रहे थे। तो ऐसे 11 साल बाद यानी कि ईयर 1911 में ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि इंडिया की जो कैपिटल थी उसको कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली कर देते हैं। और उस टाइम पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी दिल्ली के अंदर और मुस्लिम रिलीजियस स्ट्रक्चर और वक्फ प्रॉपर्टी ऑलरेडी बहुत ज्यादा थी, जो मैंने पहले बताया था कि वहां पे मुगल्स वगैरह बहुत रहे थे। तो अंग्रेज जब दिल्ली मूव कर रहे थे तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट का इस्तेमाल किया और इसके थ्रू
दिल्ली के एरिया में 100 से ज्यादा गांव जो थे वो एक्वायर कर लिए, जिसमें वक्फ की भी प्रॉपर्टी थी, और उसके कॉम्पनसेशन में इन्होंने 40,000 रुपए ऑफर किए। अब दिल्ली की जो वक्फ प्रॉपर्टी थी वो तो मुस्लिम्स के हाथ से गई, लेकिन इसके बदले में वो पैसा भी नहीं ले सकते थे, उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि रूल्स के हिसाब से ऐसा करना पॉसिबल नहीं था उनके लिए। तो इस इंसिडेंट के बाद ही दिल्ली के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी थी उसका जो कॉन्फ्लिक्ट था उसकी नींव रख दी गई थी। और फिर आगे चल के जब देश आजाद हुआ था तो ये जो सारा लैंड था, ये लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिसर एंड द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA इसके अंडर आ गया था, जिसको लेके अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और केस जो है वो कोर्ट के अंदर चल रहा है, अभी बताऊंगा आगे मैं। तो ये जो ब्रिटिशर्स एक एक करके एक्ट लेके आ रहे थे और जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट जो था वो वक्फ की प्रॉपर्टी पे पड़ रहा था, तो इसको लेके प्रोटेस्ट तो चल ही रहे थे। साथ में मुस्लिम लीग जो थी उसने भी ब्रिटिशर्स पे प्रेशर बनाया कि वक्फ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो क्लैश कर रहे हैं, आप इसके लिए एक सेपरेट लीगल फ्रेमवर्क बनाइए और वक्फ को लीगली एक्सेप्ट करिए। और ईयर 1923 आते आते मुस्लिम लीग जो थी वो ब्रिटिशर्स को ये बात समझाने में सफल रही थी, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार वक्फ को लीगली इंडिया के अंदर एक्सेप्ट किया। और फिर 5 अगस्त 1923 को द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लेके आए। इसमें इन्होंने वक्फ की डेफिनेशन लीगली डिफाइन की। फिर इसमें यह कहा गया जो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता है वो अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को मुस्लिम्स लॉ में रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस के लिए परमानेंट डेडिकेट कर सकता है। अब इससे हुआ ये कि ये जो कॉन्टिन्यूअस चैरिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट था इससे पहले पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आया था, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने इसे इनडायरेक्टली सिर्फ मुस्लिम्स के लिए कर दिया गया। फिर इसमें यह कहा गया कि अब से जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टी होगी उनका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा, वक्फ की जो इनकम होगी, एक्सपेंसेस होंगे, सबका ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और इस एक्ट के सेक्शन 3 में कहा गया कि मुतवल्ली जो होगा वो 2000 से ज्यादा जितनी भी इनकम करेगा सबका ऑडिट करवा के कोर्ट के अंदर सबमिट करेगा। और अगर कोई आगे चल के घपला सामने आता है तो इस एक्ट के सेक्शन 10 में साफ मेंशन था कि ब्रिटिश कोर्ट में उसके ऊपर केस चलेगा। और इसके बाद इसमें यह कहा गया कि इंडिया के हर स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, और ये जो वक्फ बोर्ड थे इनको ऐसे ही रैंडम तरीके से नहीं बना दिया गया, इनको लीगल पावर भी थी, इनको एक स्टेट लेवल की स्टैट्यूटरी नॉन ऑफिशियल बॉडी की तरह बनाया गया। मतलब कि बनाया इसको गवर्नमेंट लॉ के अंडर ही है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन है वो मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इंडिपेंडेंट होकर चलाएंगे उसको। और फिर इसमें मुस्लिम कमिश्नर को वक्फ बोर्ड का एक प्रेसिडेंट बनाया गया, और यह कहा गया कि आगे भी जो प्रेसिडेंट बनेगा वो मुस्लिम कमिश्नर ही होगा। वक्फ बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होगा उसको कुछ सिविल कोर्ट जैसी अथॉरिटी दी गई, जैसे सिविल कोर्ट किसी को भी समन इशू करके बुलाता है और डॉक्यूमेंट डिमांड करता है, ठीक वैसे ही वक्फ बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होगा वो भी ठीक वैसे ही कर सकता है। और इसमें इन्होंने कहा कि वक्फ अल औलाद वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका जो रेवेन्यू आएगा उसका 2.5% पैसा वक्फ बोर्ड को भी दिया जाएगा ताकि वो अपना ऑपरेशन चला सके। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वाकिफ या फिर मुतवल्ली अपने हिसाब से जो चाहे वो कर ले। वक्फ बोर्ड चाहे तो किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 20 साल के लिए लीज पे दे सकता है। कुछ स्टेट्स में 3 साल की भी लिमिट रखी गई थी। और इसमें यह भी कहा गया कि अगर कहीं पे कोई कब्जा होता है वक्फ प्रॉपर्टी पे तो पुलिस को साथ में लेके 45 डेज में कब्जा हटाया जा सकता है। बेसिकली ब्रिटिशर्स जो ये एक्ट लेके आए थे इसके बाद वक्फ बोर्ड जो था वो वक्फ प्रॉपर्टी का पूरा कर्ता धर्ता बन गया था, और ये जो वक्फ बोर्ड था स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रहा था, यानी कि हर स्टेट का अलग वक्फ बोर्ड था। और एक हायरार्की बनाई इन्होंने, सेम चीज इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी करी। हर डिस्ट्रिक्ट के लिए वक्फ कमिश्नर बनाए, उनका काम था डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वक्फ प्रॉपर्टी को हैंडल करना, रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सारी चीजें देखना। और ये सब करने के बाद वक्फ फंड भी बनाए गए, क्योंकि ये सारा ऑपरेशन चलाने के लिए इंडिया के अंदर फंड्स की भी जरूरत थी। तो इसके लिए अलग से वक्फ फंड बनाए गए जिसमें 3 तरह से पैसे इकट्ठे करने के रूल बनाए गए। एक तो कुछ पैसे इसमें टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट जो होगी वो देगी, बाकी अलग से अगर कोई प्राइवेट डोनेशन करना चाहे वक्फ के फंड के अंदर तो वो भी कर सकता है। तीसरी चीज, वक्फ की जो प्रॉपर्टी होगी उससे जो रेवेन्यू आएगा उसमें से भी कुछ पैसा जो है वो इस वक्फ फंड के अंदर डाला जाएगा ताकि ये पूरा वक्फ बोर्ड का जो ऑपरेशन है वो आसानी से चलता रहे। अब इसके कुछ सालों बाद अंग्रेज इंडिया से चले जाते हैं, हमें आजादी मिलती है और इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश बन चुके थे। तो कुछ मुस्लिम्स और मुतवल्ली को अपनी जमीन छोड़ के इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करना पड़ता है। उसमें उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी और वक्फ प्रॉपर्टी भी थी। और इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर से हिंदू और सिख जो थे वो अपनी जमीन छोड़ के आए थे। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो थी उन्होंने हिंदू और सिख की जो प्रॉपर्टी थी उसको अपने अंडर में ले लिया था, लेकिन इंडिया में जो लोग अपनी जमीन छोड़ के पाकिस्तान गए थे उन जमीनों पे जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए इंडिया में उनके लिए कैंप्स बनाए गए। इन जमीनों को इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोला जाता था।
मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिनके ओनर 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, उनको इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोला गया। सबसे ज्यादा इवैक्यूई प्रॉपर्टी जो थी वो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में थी, और पाकिस्तान के अंदर से हिंदू और सिख जितनी लैंड छोड़ के आए थे उसके बेसिस पे इन इवैक्यूई प्रॉपर्टी को इंडिया के अंदर अलॉट किया जा रहा था। लेकिन बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो इवैक्यूई प्रॉपर्टी थी इसके अंदर लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। ऐसे केसेस आने लगे जहां पे जबरदस्ती कब्जा होने लगा था और मिसमैनेजमेंट जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था इन इवैक्यूई प्रॉपर्टीज पे। तो अगले 2 से 3 साल तक तो ये मिसमैनेजमेंट चलता है इन प्रॉपर्टीज पे, लेकिन इसके बाद ईयर आता है 1950 और इस ईयर में इस मैनेजमेंट को सही करने के लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी एक्ट 1950 लेके आई, और इस एक्ट के सेक्शन 10A में ये जो प्रॉपर्टी थी इनको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अनाउंस कर दिया जाता है, और इन प्रॉपर्टीज को बेचने और लीज पे देने का जो काम था उसके गवर्नमेंट ने एक कस्टोडियन बना दिया था जो गवर्नमेंट के बेसिस पे इन प्रॉपर्टीज पे डिसीजन लेता था। लेकिन इस इवैक्यूई प्रॉपर्टी जो थी इसमें किसी के पास भी प्रूफ नहीं था कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अब वक्फ बोर्ड जो था वो इस पर्टिकुलर चीज को लेके कोर्ट में चला जाता है। वक्फ ने कहा कि इवैक्यूई प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, वो किसी आदमी की नहीं थी कि अगर वो पाकिस्तान चला गया तो उसके बेसिस पे किसी और को दे दिया जाए। इवैक्यूई प्रॉपर्टी के अंदर जो वक्फ प्रॉपर्टी आ रही थी वो इंडिया की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उनकी मानी जा रही थी, और फिर जब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो जो प्रॉपर्टी वक्फ की थी वो उनको वापस दे दी गई। लेकिन यहां पे भी कंट्रोवर्सी हो गई थी क्योंकि वक्फ बोर्ड अपने पुराने पेपर दिखा नहीं पाया था, क्योंकि टाइम के साथ पेपर खराब हो गए थे, लेकिन बाद में ये प्रॉपर्टी वक्फ को दे दी गई थी। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद से ही जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो चाहती थी कि आजाद भारत में भी वक्फ को लीगली एक्सेप्ट कर लिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके रूल सेट कर दिए जाए ताकि आगे चल के कोई भी गवर्नमेंट आए तो इसके ऊपर अपनी मनमानी ना कर सके। तो अगले 2 साल तक गवर्नमेंट के ऊपर मुस्लिम कम्युनिटी जो थी वो बहुत प्रेशर बनाती है, और फिर ईयर 1952 में कांग्रेस के MP SM अहमद काजमी को टास्क दिया गया कि आप सर्वे करके वक्फ प्रॉपर्टी जो है इंडिया के अंदर उनको आइडेंटिफाई करिए। तो वो बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉपर्टीज को, और अगले 1 साल के अंदर अहमद काजमी सर्वे करके एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, और फिर 1 साल इस पे काम करने के बाद इंडियन गवर्नमेंट 21 मई 1954 को वक्फ एक्ट 1954 लेके आती है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ एरिया को छोड़ के पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होता है। तो ये जो वक्फ एक्ट 1954 गवर्नमेंट लेके आई थी, बेसिकली इसमें जो अंग्रेजों ने लीगल सिस्टम पहले वक्फ को लेके बनाया था, ये मॉडल भी उसी पे बेस्ड था। वक्फ कमेटी जो थी, वक्फ बोर्ड जो थे और जो वक्फ फंड बनाए गए थे, वो सारा मॉडल उसी तरीके से था, और इसमें हर थोड़े टाइम पे अमेंडमेंट हुए। मैं एक साथ जोड़ के बता दे रहा हूं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इतनी बार अलग अलग एक्ट जो है वो लाए गए थे। बाकी इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए थे वो मैं आपको इसमें बता देता हूं। तो इस एक्ट में बोला गया कि पहले तो जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, हर स्टेट का अपना एक अलग से वक्फ बोर्ड होगा। जैसे गुजरात के अंदर गुजरात वक्फ बोर्ड होगा, यूपी के अंदर यूपी वक्फ बोर्ड होगा। ऐसे करके सारे जितने भी स्टेट्स हैं उनके सेपरेट वक्फ बोर्ड होंगे जो उस स्टेट की वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगे। अगर कोई स्टेट ऐसी है जहां पे जो शिया मुस्लिम्स हैं उनकी पॉपुलेशन ने डोनेशन ज्यादा की है से मतलब कि वक्फ प्रॉपर्टी जो उनकी है शिया मुस्लिम की वो 15% से ज्यादा है, तो उस केस में उस स्टेट में 2 वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, एक शिया वक्फ बोर्ड, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। इसलिए आप देखोगे यूपी, बिहार, राजस्थान, इन स्टेट में शिया और सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड हैं। तो ऐसे करके 32 वक्फ बोर्ड हो गए। तो ये जो वक्फ बोर्ड बनाए गए थे पूरे स्टेट की वक्फ प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। वक्फ बोर्ड जो बनाया गया था उसके अंदर मुस्लिम मेंबर्स ही होते थे, और मान लो किसी प्रॉपर्टी को सेल, ट्रांसफर या मॉर्गेज करने का फैसला लेना है तो वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर हैं उसमें से 2/3 मेंबर जब तक अप्रूवल नहीं देंगे तो वो चीज अप्रूव नहीं होगी। ये जो वक्फ एक्ट 1954 इंडियन गवर्नमेंट लेके आई थी, तो ये तो इसका बेसिक मॉडल लेके आई थी इंडियन गवर्नमेंट, लेकिन इस एक्ट के अंदर कुछ सेक्शन अलग से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे जो कि ऐड किए गए थे। जैसे कि इसके सेक्शन 66C में ऐड किया गया कि नॉन मुस्लिम चाहे तो वो भी वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक रूल के हिसाब से वो डोनेशन कंसीडर की जाएगी। मतलब कि उस डोनेशन के पैसे से चर्च या फिर टेंपल वगैरह नहीं बन सकता। इस एक्ट का जो सेक्शन 3L1 है, इसको लेके सबसे ज्यादा बहस होती है, सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी आप देखोगे तो इसी सेक्शन में होती है। अभी भी जो 2024 में जो करंट गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेके आई है उसमें इस सेक्शन को हटाया गया, वो अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इसमें यह था कि अगर कोई प्रॉपर्टी काफी टाइम से इस्लामिक काम के लिए यूज हो रही है और अगर ओनर को कोई दिक्कत नहीं है तो उसको वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। इसको वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। आजकल डेली आप न्यूज के अंदर ये वर्ड सुनते होंगे। जैसे मान लो कोई मस्जिद है,
उसके पास में एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहां पे सब इकट्ठे होके काफी टाइम से नमाज अदा कर रहे हैं और उस प्रॉपर्टी के ओनर को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज से, तो उसको भी वक्फ बाय यूजर माना जा सकता है। वक्फ बाय यूजर का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका हिस्टोरिकली वक्फ के पर्पस के लिए यूज हो रहा हो लेकिन उसका कोई रिटर्न वक्फ डीड वगैरह ना हो, तो उसको वक्फ बाय यूजर बोला जाता है। तो पहले तो ये रैंडम चल रहा था, लेकिन जब ये गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आई थी तो इसके सेक्शन 3L1 में ये चीज अलग से ऐड की गई थी। और वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो इनएलिएनेबल प्रॉपर्टी है, मतलब कि एक बार प्रॉपर्टी अगर वक्फ हो गई उसकी ओनरशिप चेंज नहीं हो सकती, उसकी ओनरशिप हमेशा के लिए अल्लाह की हो जाती है। चाहे भले ही 100 साल हो गए हो, 200 साल हो गए हो, किसी ने उसके ऊपर कोई कमर्शियल काम शुरू कर दिया हो, चाहे गवर्नमेंट ने ही कोई बिल्डिंग उस पर क्यों ना बना ली हो, वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। और जब इंडियन गवर्नमेंट ये एक्ट लेके आई थी तो ये सारी चीजें मैनेज कैसे होंगी उसके लिए भी इस एक्ट के अंदर रूल्स डिफाइन किए गए। इस एक्ट के सेक्शन 4 में मेंशन है कि ये सारी वक्फ प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए एक सर्वे कमिश्नर की पोस्ट बनाई गई ताकि कोई कंफ्लिक्ट ना हो। ये जो सर्वे कमिश्नर होगा इसके हाथ में सिविल कोर्ट जैसी पावर होंगी, जैसे कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग समन कर सकता है, मतलब बुला के डिटेल्स पता कर सकता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब चेक कर सकता है। और वक्फ के अंदर सर्वे करने का मतलब है कि आइडेंटिफाई करना कि प्रॉपर्टी वक्फ की है कि नहीं। तो सर्वे कमिश्नर क्या करता है कि इंडिया के अंदर जो पहले वक्फ की प्रॉपर्टी होंगी उनको आइडेंटिफाई करता है, उनके लोकेशन, साइज, किसने वक्फ किया, उसकी एक रिपोर्ट बनाता है और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजता है। और फिर गवर्नमेंट जिस स्टेट से रिलेटेड ये मैटर होगा उस स्टेट के वक्फ बोर्ड को भेजेगी और फिर वक्फ बोर्ड उस पूरी रिपोर्ट को पढ़ के ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। तो जो आप न्यूज में सुनते हो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी गई है, तो इसका मतलब यही होता है कि उस स्टेट के वक्फ बोर्ड का जो सर्वे कमिश्नर है उसने आइडेंटिफाई की है प्रॉपर्टी और ऑफिशियल गैजेट में उस लैंड की डिटेल्स वगैरह सब मेंशन करके उसको वक्फ डिक्लेयर कर दिया है। और मान लो कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड का जो सर्वे कमिश्नर है उसने सर्वे करके प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया है, तो उस प्रॉपर्टी का जो ओनर है अगर उसको लगता है कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वक्फ की नहीं है, और इसको लेके अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो प्रॉपर्टी के ओनर को 1 साल के अंदर अंदर वो सिविल कोर्ट जा सकता है और जब तक सिविल कोर्ट के अंदर केस चलेगा वो प्रॉपर्टी वक्फ की ही रहेगी। अब इसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सिविल कोर्ट में नहीं जाता है, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाता है, तो उस टाइम पे सिविल कोर्ट में ही जाता था। वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो अभी आगे आएगा कि वो कैसे बना, उसमें बताऊंगा मैं आपको। तो इस वाले एक्ट में यह था कि अगर वक्फ बोर्ड ने प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया है और 1 साल के अंदर तक अगर कोई नहीं आता है, कोई उस पर डिस्प्यूट नहीं क्लेम करता है, तो वो प्रॉपर्टी फिर वक्फ की हो जाएगी और उसके बाद कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। और एक बार अगर सर्वे हो गया तो उसके बाद फिर 20 साल के बाद ही सर्वे हो सकता है। अब जब ये एक्ट गवर्नमेंट लेके आती है और आज़ाद इंडिया में जब वक्फ लीगली एक्सेप्ट हो जाता है तो इस चीज़ को लेके मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी खुश होती है गवर्नमेंट से। और इसके आने के बाद वक्फ बोर्ड जो होता है वो सर्वे करवाना शुरू करता है इंडिया के अंदर कि पहले ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, चाहे मुगलों के टाइम पे या किसी और रीज़न से पहले कब्जा हो गया हो, वो सर्वे करवाना चालू करता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है ताकि उसको वक्फ बोर्ड अपने अंडर में ले सके। लेकिन जब ये चीज़ करी जा रही थी तो इंडिया के अंदर एक एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1908। इसमें यह था कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे 12 साल से ज्यादा कोई अगर रह रहा है या उसका कब्जा है उस प्रॉपर्टी पे, तो जो ओनर है उसकी ओनरशिप खत्म हो जाती है। अब वक्फ प्रॉपर्टी इस एक्ट के बाद जो भी वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम कर रही थी सबको 12 साल से ज्यादा टाइम हो गया था, तो इसको सही करने के लिए भी वक्फ एक्ट 1954 के सेक्शन 66G को अमेंड करके वक्फ के लिए ये डेट 30 साल तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी और फिर आगे चल के वक्फ के लिए इसका टाइम अनलिमिटेड कर दिया गया। वक्फ एक्ट जब ये बनाया गया था इसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, तो ये इतने सारे इंडिया के जो एक्ट थे उनको चेंज करना पड़ा था। ये आप पॉज करके एक बार देख सकते हैं। तो जब ये एक्ट आया और सर्वे स्टार्ट हुए तो वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो बढ़ी। तो जैसे राजस्थान में पहले जहां 73 वक्फ प्रॉपर्टी थी वहां 1965 हो गई थी, आंध्र प्रदेश में 15,300 थी, वहां पे 35,706 हो गई थी। अब देखिए अलग अलग स्टेट जो थे उनके लिए तो अलग अलग वक्फ बोर्ड बना दिए गए थे, लेकिन सेंटर लेवल पे कोई चीज नहीं थी जो इन सारे स्टेट के जो वक्फ बोर्ड हैं इनको सेंट्रलाइज कर सके। तो अब टाइम आ चुका था पूरे इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड को सेंट्रलाइज करने का, ताकि वक्फ का जो ऑपरेशन है वो सही से चल सके और करप्शन कम हो। क्योंकि स्टेट के अंदर जो वक्फ बोर्ड थे उसमें मुतवल्ली जो थे उनके करप्शन के केसेस आ रहे थे और पॉलिटिशियंस वगैरह जो थे वो अपनी पावर का यूज करके वक्फ प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर रहे थे। वक्फ प्रॉपर्टी की लीज से, रेंट से जो रेवेन्यू आ रहा था उसमें बहुत ज्यादा घपला हो रहा था। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए वक्फ एक्ट के सेक्शन 8A में पूरा एक चैप्टर ऐड किया गया जहां पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल CWC बनाई गई।
जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, मतलब कि इनको लॉ के थ्रू बनाया गया, लेकिन ये जो काम थी ये इंडिपेंडेंट करेंगी। तो ये सेंट्रल वक्फ काउंसिल जो थी CWC, इसके बनने से वक्फ के पास एक लीगल पावर भी आ गई थी ताकि कब्जे वगैरह जो है उनसे निपटा जा सके। और इस सेंट्रल वक्फ काउंसिल को डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के अंदर रखा गया था और ये स्टेट के जितने भी वक्फ बोर्ड थे इनके ऊपर नजर रखते थे। तो देखिए इसको याद रखिएगा, सेंटर लेवल पे हो गई सेंट्रल वक्फ काउंसिल CWC, उसके बाद स्टेट लेवल पे हो गई वक्फ बोर्ड, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया वक्फ कमेटी, और फिर सर्वे कमिश्नर जो हो गया, मुतवल्ली हो गया, उनके रोल आपको पता ही है। अब इसके बाद क्या होता है कि वक्फ जो है वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से अपना काम करता है और इंडिया के अंदर जो पुरानी प्रॉपर्टी वक्फ थी उनको वक्फ अपने अंडर में लेता है, क्लेम करना स्टार्ट करता है। तो इसी बीच में क्या होता है कि कुछ लोग सेम टाइम पे अपनी प्रॉपर्टी सेल करने सब रजिस्ट्रार ऑफिस गए, तो रजिस्ट्रार ऑफिस से उनको पता चला कि ये जो प्रॉपर्टी है जिसको वो अपना समझ के उस पर रह रहे थे, ये प्रॉपर्टी तो वक्फ के नाम पे रजिस्टर्ड है। अब रूल के हिसाब से ये था कि वक्फ जो है वो अगर कोई प्रॉपर्टी अपने अंडर में लेगा तो गैजेट नोटिफिकेशन निकालेगा, उसके बाद 1 साल का टाइम होगा। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि नोटिफिकेशन जो निकाला जा रहा था वो आम जनता ऐसे पढ़ नहीं रही थी। तो जितने भी लोग अपील करने जा रहे थे उनकी प्रॉपर्टी का ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट हो गया था, तो हर कोई बहुत परेशान हो गया था कि इसके कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए। और कोर्ट के अंदर बहुत सारे केसेस बढ़ गए थे वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है उसको लेके। और सेम टाइम पे गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया कि वक्फ प्रॉपर्टी अपने आप काम तो कर रही है, ये रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, अगर इसके मैनेजमेंट में गवर्नमेंट भी हेल्प करे और इनको भी थोड़ी बहुत सब्सिडी दे दे, लोन वगैरह दे दे, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो माइनॉरिटी है इंडिया के अंदर, उनके लिए जो वेलफेयर की स्कीम लानी होती है गवर्नमेंट को, उसका बर्डन कम हो जाएगा अगर गवर्नमेंट इसी वक्फ बोर्ड के अंदर इनके साथ कोलैबोरेट कर लेती है। तो इसको लेके गवर्नमेंट की तरफ से भी वक्फ की जो फंडिंग थी वो स्टार्ट हुई, गवर्नमेंट ने लोन दिए। ये सारे लोन की लिस्ट है, आप पॉज करके एक बार देख सकते हो। टोटल ये इतने ग्रांट्स दिए गए थे, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स हैं जो गवर्नमेंट की हेल्प से स्टार्ट हुए, आप पॉज करके एक बार देख सकते हो। और ये जो स्टेप लिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, ये गेम चेंजर भी बना वक्फ के लिए। एक तो गवर्नमेंट का भी बर्डन कम हुआ जो वो अलग से वेलफेयर के लिए पैसे देती थी, दूसरा वक्फ बोर्ड का भी प्रॉफिट बढ़ा। अकेले आंध्र प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड था उसके पास 4 करोड़ का सरप्लस फंड बन गया था और इसी टाइम पे इसको इन्होंने क्या किया कि FD कर दिया था, जिससे 10% इंटरेस्ट भी आने लगा था। तो इस चीज से काफी फायदा भी हुआ वक्फ को। हालांकि इस चीज को लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हुई उस टाइम पे कि इस्लाम में इंटरेस्ट को सही नहीं माना जाता है, तो ये FD करा के जो इंटरेस्ट लिया जा रहा है ये गलत है, लेकिन ज्यादा कुछ बात बढ़ती नहीं है। और इसी टाइम पे जब गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड कोलैबोरेट करके काम कर रहे थे तो सेम टाइम पे कुछ प्राइवेट एंटिटीज भी आई जिनको कॉर्पोरेट वक्फ भी कहा गया। कई इंडिविजुअल्स ने कॉर्पोरेट वक्फ बनाने भी शुरू कर दिए इंडिया के अंदर, जैसे हाकिम हाफिज अब्दुल मजीद ने गरीबों के लिए सस्ती दवाइयां देने के लिए हमदर्द लेबोरेटरी स्टार्ट करके उसको वक्फ कर दिया। ये एक कॉर्पोरेट वक्फ था। इन्होंने जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, हमदर्द एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हमदर्द लेबोरेटरी स्टार्ट करी इन्होंने। तो इसके साथ साथ कॉर्पोरेट वक्फ जो था वो भी स्टार्ट हो गया था इंडिया के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है कि डेट आती है 26 मार्च 1976 और इस टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। तो इंदिरा गांधी जी ने सारे स्टेट्स को वक्फ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए लेटर भेजे। ये उस लेटर की कॉपी है, ये पूरा का पूरा लेटर जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया, आप एक बार पढ़ लेना। तो इसमें बेसिकली इन्होंने ये कहा कि देखिए इंडिया के अंदर काफी सारी वक्फ प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में पड़ी है, तो इन्होंने इस लेटर में कहा कि या तो उस प्रॉपर्टी को खाली करके वक्फ को वापस दे दो, और अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है तो उसका रेंट देना स्टार्ट कर दो। अब इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए भी कई सारे रूल्स जो थे वो कन्फ्लिक्ट करने लगे, तो इसके लिए भी रूल चेंज किए गए, जैसे कि टाउन प्लानिंग लॉ, लैंड सीलिंग एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इन सब एक्ट्स को वक्फ से क्लैश होने की वजह से चेंज किए गए। और डेवलपमेंट ऑफ अर्बन वक्फ प्रॉपर्टीज स्कीम बना के 2016 तक कांग्रेस और बीजेपी ने 47 करोड़ 65 लाख 96,000 रुपए दिए अलग अलग वक्फ बोर्ड को। ये आप लिस्ट देख सकते हो पॉज करके, ईयर वाइज अभी तक किस गवर्नमेंट ने कितना पैसा दिया है ये सारा इसमें आपको मिल जाएगा। और 2014 से अभी तक की बात करें तो 21 करोड़ के करीब बीजेपी ने भी दिया है। लेकिन कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई इसके करीब 14 से 15 साल बाद, ईयर 1989 में 1 अप्रैल को यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी जी ने ऑर्डर दे दिया कि यूपी में जो लैंड बंजर है यानी कि अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको वक्फ के काम के लिए, जैसे ग्रेवयार्ड, मस्जिद, ईदगाह, इसके लिए दे देना चाहिए। और ये जो अनकल्टिवेटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टी थी इसको वक्फ के नाम पे रजिस्टर कर दिया गया। तो इसकी वजह से यूपी के अंदर मिलियंस ऑफ हेक्टर की जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो वक्फ की हो गई थी। लेकिन इस चीज को लेके गवर्नमेंट के ऊपर काफी टाइम तक प्रेशर रहा था। लोगों ने ये भी कहा था कि सेकुलर देश में रिलीजन के नाम पे लैंड नहीं दी जा सकती। काफी टाइम तक ये डिस्कशन चलता है लेकिन फिर मामला दब जाता है। अब देखिए इसके बाद
18 से 20 साल तक वक्फ ऐसे ही काम करता है, सर्वे वगैरह होते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि जब भी वक्फ प्रॉपर्टी को कुछ क्लेम करना होता था तो उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते थे, जैसे वक्फ डीड्स, विल्स, ग्रांट्स, सनद, रूलर्स के जो वक्फनामा, ब्रिटिश लैंड रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें दिखानी होती थी। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो होते थे काफ़ी पुराने होते थे, या तो वो मिस हो जाते थे या वो खराब हो जाते थे। तो इसकी वजह से वक्फ बोर्ड को क्लेम करने में बहुत दिक्कत आती थी। जैसे ताजमहल जो था उसको वक्फ प्रॉपर्टी बोल दिया गया था, लेकिन कोर्ट के अंदर वक्फ डीड जो थी वही मिसिंग थी, तो फिर ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना गया। ऐसे एक पूरा गाँव था, उसको वक्फ बोर्ड ने क्लेम कर दिया था, लेकिन उसके भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। एक तो वक्फ का नुकसान होता था कि उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता था, दूसरा जिस प्रॉपर्टी पे क्लेम किया जाता था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको लोग खरीदना बंद कर देते थे, क्योंकि आगे चल के पता नहीं क्या हो, कौन सी सरकार आए। तो अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता था तो उसके रेट बहुत ज्यादा गिर जाते थे, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता था। लोग डरते थे कि कहीं कोई वक्फ के लिए क्लेम ना कर दे। और वक्फ के लिए सबसे ज्यादा टफ होता था पुराने फरमान या पेपर को प्रेजेंट करना कोर्ट के अंदर। तो जितने भी लैंड माफिया या बाहुबली नेता होते थे उनका बहुत ज्यादा कब्जा हो गया था, और ऐसी वक्फ प्रॉपर्टीज पे मुतवल्ली जो थे वो भी घूस लेके लीज पे दे रहे थे। तो इनकी वजह से बहुत सारे केसेस वक्फ बोर्ड को लेके सिविल कोर्ट में जा रहे थे। सिविल कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केसेस पहले से ही चल रहे थे, तो एक बार वक्फ प्रॉपर्टी को लेके कोई केस अगर कोर्ट में पहुंचता था तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था और हर किसी का नुकसान होता था। तो इन सब से निपटने के लिए ये जो वक्फ एक्ट 1954 था, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इसको चेंज करने का टाइम आ गया है। और ये जो वक्फ एक्ट 1954 था इसको हटा के पीवी नरसिम्हा राव जी ने वक्फ एक्ट 1995 लेके आए। इसमें वक्फ बोर्ड को और स्ट्रॉन्ग किया गया, जिसमें बीजेपी ने खुल के सपोर्ट किया पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो नया एक्ट बनाया गया था इसमें सबसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए। वक्फ ट्रिब्यूनल एक तरह से आप ऐसे समझिए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट है, जैसे आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल है, रेलवे ट्रिब्यूनल है, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल है, ऐसे ही वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बर्डन कम आ सके और केस जल्दी निपटाए जा सके। अब इसमें एक कंफ्यूजन और रहता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है इसके अंदर सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो मुस्लिम्स हैं और मुस्लिम ही डिसाइड करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होते हैं, एक मेंबर स्टेट सिविल सर्विस से होता है, एक जुडिशियल सर्विसेज से, और तीसरा जो मेंबर होता है वो एक मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट होता है। और जैसे कोर्ट के पास पावर होती है वैसी पावर वक्फ ट्रिब्यूनल को भी दी गई इस एक्ट में। वक्फ ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो कोर्ट की तरह फाइनल जजमेंट की तरह होगा। इसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर कोई लीगल एरर निकलता है तो उसको रिव्यू कराया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अब इसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल ने अगर किसी प्रॉपर्टी पे अपना फैसला सुना दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो चेंज नहीं की जा सकती। और इसमें जो सबसे कंट्रोवर्शियल चीज ऐड की गई थी वो इसके सेक्शन 40 में बर्डन ऑफ प्रूफ। इसमें यह है कि अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी को क्लेम करेगा तो जो प्रॉपर्टी का ओनर होगा उसको प्रूफ करना होगा कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, वो उसका लेजिटिमेट ओनर है। और जब तक प्रूफ नहीं होता तो वो प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी। बाकी ये जो वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर लैंड माफिया वगैरह ने कब्जा वगैरह कर लिया था, इसके लिए इसमें रूल बनाए गए। इसको कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा और 2 साल तक की सजा सुनाई जाएगी। अब जब ये एक्ट पास हुआ, यानी कि वक्फ एक्ट 1995 जो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर पास करा, तो इस चीज को लेकर वक्फ के अगेंस्ट में भी बातें शुरू हो गई इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग कह रहे थे कि टेम्पल्स जो हैं वो गवर्नमेंट के अंदर में रखे गए हैं, मंदिरों का जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है। और क्योंकि वक्फ को इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह पावर दी जा रही थी तो लोग इससे नाराज हो रहे थे। इसको काउंटर करने के लिए लोग इंडिया के बाहर की जो कंट्रीज थी उसके भी एग्जांपल देते थे, क्योंकि सेम टाइम पे क्या हो रहा था कि इंडिया के बाहर की कंट्रीज में वक्फ को लेके इंडिया से एकदम अलग डेवलपमेंट हो रहा था। जैसे टर्की, वहां पे मुस्तफा केमाल ने वक्फ मिनिस्ट्री को बंद कर दिया और सारी वक्फ प्रॉपर्टी जो थी वो टर्की गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली थी। और ऐसे इजिप्ट के अंदर भी वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। अल्जीरिया और मोरक्को में भी वक्फ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली थी। रशिया ने भी सेम चीज की थी। ये आप स्क्रीन पे पॉज करके एक बार देख सकते हो कि क्यों और किस वजह से ली थी। तो इन सारी वजह से वक्फ प्रॉपर्टी का जो मॉडल था इसको लेके आने वाले 10 साल तक उसको लेके एक बहस स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब है और जो लैंड है वो भी मुस्लिम्स के पास बहुत कम है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का जो लैंड है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जब बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ईयर 2005 में गवर्नमेंट क्या करती है कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर को टास्क देती है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो, वक्फ और मुस्लिम्स की जो एक्चुअल कंडीशन है इंडिया के अंदर उसके ऊपर आप एक रिपोर्ट बनाओ ताकि डेटा के बेसिस पे पता चल सके कि दिक्कत कहां पे है। तो सच्चर कमेटी बनती है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें थी माइनॉरिटी के स्टेटस को लेकर इंडिया के अंदर, लेकिन मैं सिर्फ वक्फ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सच्चर कमेटी ने क्या किया कि इंडिया के अंदर जितनी भी अलग अलग स्टेट के वक्फ बोर्ड थे उनसे कहा कि जो भी रेवेन्यू प्रॉपर्टी से आ रहा है या जहां जहां आप
सर्वे कर रहे हो, प्रॉपर्टी क्लेम कर रहे हो, एक एक चीज का पहले तो आप डेटा शेयर करो। और जब सच्चर कमेटी ने डेटा मांगा तो कई स्टेट्स के वक्फ बोर्ड ने तो अपने सर्वे का डेटा ही अपडेट नहीं कर रखा था, तो उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। कई ऐसे भी छोटे स्टेट्स हैं जहां पे किसी भी तरीके का डेटा मेंटेन ही नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके ये सारी डिटेल्स इकट्ठा करके करीब एक साल के बाद 17 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें काफी शॉकिंग फैक्ट सामने आते हैं, जिससे गेस किया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। रिपोर्ट में आया कि उस पर्टिकुलर टाइम पे वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, जिनको वक्फ ने रजिस्टर करवा रखा है। बाकी जो क्लेम कर रखी है और रजिस्टर नहीं है वो इससे बाहर थी। टोटल लैंड निकाला गया कि वक्फ के पास कितना लैंड है, तो ये निकला 6 लाख एकड़। और फिर इसके बाद इंडिया के अंदर जो टोटल वक्फ प्रॉपर्टी थी जो रजिस्टर्ड थी, उसकी मार्केट वैल्यू निकाली गई जो कि 1.2 लाख करोड़ आई। अब ये सब करने के बाद सच्चर कमेटी ने कहा कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर 10% के रिटर्न के हिसाब से भी हम कैलकुलेट करें तो 12,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो इससे आना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो अपनी प्रॉपर्टी का एनुअल प्रॉफिट 163 करोड़ दिखा रहा है। और ये जो 12,000 करोड़ है बहुत बड़ा नंबर था। सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड जैसे स्टेट जो है इनका बजट होता है। अगर हम अभी 2024 की भी बात करें तो माइनॉरिटी अफेयर्स का जो एनुअल बजट है वो 3,183.24 करोड़ था। तो कहने का मतलब है कि वक्फ अपनी प्रॉपर्टी से जो बना रहा है उसका 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए। तो वक्फ की जो ये प्रॉपर्टी है उससे रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अर्बन एरिया प्रॉपर्टी रिपोर्ट 2004-2005 के हिसाब से 38.4% मुस्लिम्स तो गरीबी रेखा के नीचे थे। और वेस्ट बंगाल की बात करें तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी थी। उसके बाद भी सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम जो थे वो वेस्ट बंगाल में ही पाए गए। मुस्लिम्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक है और लैंड भी उनके पास कम है। और वक्फ के पास इतना लैंड होने के बाद भी इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके पास उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। सिंगापुर की 200 वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू है वो 42.7 करोड़ है। इंडिया की 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी का जो रेवेन्यू है 163 करोड़ है। ये बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब है कि मिसमैनेजमेंट है इंडिया के अंदर। सिंगापुर वालों ने वक्फ को लेके एक शुकुक मुश्करा का सिस्टम डेवलप किया था और इस्लामिक बॉन्ड्स बना के इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगाया। मलेशिया और इंडोनेशिया इस्तिब्दल सिस्टम लेके आए जिससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू उन्होंने बनाया। लेकिन इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड में करप्शन, नेताओं की मनमानी और आउटडेटेड सिस्टम की वजह से रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब इस चीज के ऊपर वक्फ बोर्ड जो है उसका कहना था देखिए वक्फ प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, ऑन पेपर बहुत सारी है, लेकिन एक्चुअल में वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल कब्जा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लैंड माफिया, पॉलिटिशियंस ने अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टी को ऐसा किया है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने बंदे घुसा देती है और लैंड से फायदा बनाती है और हमारी इसमें चलती ही नहीं है। जैसे इसमें कहा इन्होंने कि गवर्नमेंट ने अपने फायदे के चक्कर में शिलोंग का जो वक्फ बोर्ड था वहां का जो सीईओ था, एक 10th फेल को जबरदस्ती बिना मर्जी के वक्फ बोर्ड का सीईओ बना दिया गया। इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये मेरठ की वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 3068 के मुतवल्ली कमर अहमद के पास गए। इसने इनको फेक लेटर दिया, ये उसकी कॉपी है, और 1.35 करोड़ में 680 स्क्वायर यार्ड देने को रेडी हो गया, जिसमें इसने बोला कि 25% तो मुझे ऊपर वक्फ बोर्ड के जो मेंबर है उनको देना है। सीतापुर के मुतवल्ली चौधरी अब्दुल हामिद वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 4181 को जुगाड़ लगा के पैसे लेके 90 ईयर्स के लिए लीज पे देने को रेडी हो गए। और मेरठ की एक और वक्फ प्रॉपर्टी जिसका नंबर 3493, उसका जो मुतवल्ली था हाजी अब्दुल समद, ये पैसे लेके वक्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए रेडी हो गया। आप एक सर्च करोगे तो आपको 50 केसेस मिल जाएंगे ऐसे जहां पॉलिटिशियंस, लैंड माफिया, मुतवल्ली कोऑर्डिनेटेड तरीके से वक्फ प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं और जो पैसा गरीब मुस्लिम के यहां जाना था ये अपने पास रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 126 वक्फ प्रॉपर्टी जो थी उसको बहुत ही कम रेट पे लीज में उठा के दे दी गई। एक वक्फ प्रॉपर्टी को शॉ वॉलेंस बिल्डिंग के लिए 99 ईयर्स के लिए विजय माल्या की एक एल्कोहल कंपनी जो थी उसको दे दिया गया, जबकि एल्कोहल के लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी किसी भी कीमत पे नहीं सेल की जा सकती। पॉलिटिशियंस की जो लिस्ट है वो तो और भी लंबी है। कर्नाटका स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन अनवर मनीपेडी ने रिपोर्ट सबमिट की जिसमें इन्होंने एलिगेशन लगाई कि ईयर 2001 से लेके 2012 के बीच में पॉलिटिशियंस और लैंड माफिया ने 27,000 एकड़ वक्फ की जो जमीन थी वो बहुत ही सस्ते में दे दी। और ये जो पूरा स्कैम था इसका एस्टिमेट 2 लाख करोड़ बताया गया, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट नाम लिया रहमान खान, जफर शरीफ, तनवीर सेठ, कमरुल इस्लाम, खनीज फातिमा, एन.ए. हैरिस, सीएम इब्राहिम और मल्लिका अर्जुन खड़गे तक का नाम लिया इसमें। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने 1100 वक्फ लैंड को एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया, जो कि ऐसा वो नहीं कर सकते थे। ऐसे ही वाईएसआर रेड्डी ने भी दरगाह हुसैन शाह की 1630 एकड़ प्राइम वक्फ की जो लैंड थी जिसकी कीमत करीब 32,000 करोड़ थी वो मल्टीनेशनल कंपनीज को उठा के दे दी थी। दिल्ली की जो जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के पास की जो वक्फ लैंड थी
वहां पे जो शॉप्स थी उनको 1500 से 2000 रुपए के रेंट पे दिया गया, जबकि एक्चुअल में वहां बताया जा रहा है कि 20,000 रुपए रेंट आराम से आना चाहिए। इसके लिए भी अहमद बुखारी और मौलाना मुअज्जम अहमद पे इल्जाम लगाया गया। दिल्ली में बहुत सारी ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी हैं जिनको 1 रुपए से 11 रुपए पर मंथ रेंट पे दे दिया गया यूज करने के लिए। ये उन सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट है और इसमें भी आप देखोगे तो मुस्लिम्स को ना देके 85% केसेस में हिंदुओं को रेंट पे दी गई है। यूपी में मल्टीपल एलिगेशन मुख्तार अंसारी पे लगे हैं कि इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी की जमीन पे एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बना के अपने बेटे को दे दी, और अतीक अहमद के ऊपर भी इल्जाम लगाएगा कि इन्होंने प्रयागराज में एक प्राइम लोकेशन की वक्फ प्रॉपर्टी थी जिसका मुतवल्ली जो था वो अपना इलाज कराने के लिए कुछ टाइम के लिए गया था, तो उसी के बीच में अतीक अहमद ने उस प्रॉपर्टी को जो कि वक्फ की थी अपने घर वालों के नाम करा दी। तो देखिए, करप्शन को लेकर वक्फ बोर्ड ने बहुत बार अपने कंसर्न दिखाए हैं कि वक्फ बोर्ड पे बहुत ज्यादा कब्जे हो रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ करना होगा, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं होता। शुरू में मैंने बताया था आपको कि दिल्ली को जब अंग्रेजों ने कैपिटल बनाया था तो उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी ले ली थी, तो जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद वक्फ बोर्ड ने करीब दिल्ली की 77% लैंड पे अपना क्लेम किया था दोबारा से, लेकिन तब तक ये सारी प्रॉपर्टी जो थी वो डीडीए एंड एलडीओ के अंडर आ गई थी और गवर्नमेंट का बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर बन गया था। करीब 200 प्लस मस्जिद और 300 प्लस वक्फ प्रॉपर्टी को लेके अंग्रेज जब इंडिया से चले गए थे तो गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में अभी तक कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं। डीडीए और एलएनडीओ ने दिल्ली वक्फ बोर्ड पे 300 से ज्यादा केस कर रखे इसी लैंड को लेके, और जब 2014 के इलेक्शन होने थे तो उससे 30 दिन पहले 123 प्रॉपर्टी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को वापस कर दी थी, लेकिन इलेक्शन में बीजेपी जीत के आ गई थी, तब दोबारा से गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी आ गई। अभी फिर से दोबारा से इसी चीज को लेके दिल्ली वक्फ ने गवर्नमेंट के ऊपर केस कर रखा है, लेकिन अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, 989 एविक्शन ऑर्डर डाले गए हैं वक्फ प्रॉपर्टी को लेके और 120 पुलिस कंप्लेन हो चुकी हैं। उसके बाद भी सिर्फ 4 वक्फ प्रॉपर्टी थी जो वापस मिली थी वक्फ बोर्ड को। ये आप लिस्ट एक बार पॉज करके देख सकते हैं। इन पे वक्फ बोर्ड ने कहा कि गवर्नमेंट ने तो इन प्रॉपर्टी पे खुद ही कब्जा कर रखा है। इसमें सबसे ज्यादा करप्शन के जो केस हैं वो दरगाह के आते हैं। 29 नवंबर 2012 को कर्नाटका के तुमकुर सिटी में बीएच रोड पे 2 मुस्लिम सेंट की दरगाह थी। दरगाह के ऊपर म्युनिसिपल कमिश्नर ने केस कर दिया था कि ये इलीगल बनाई गई है, और फिर इसके बाद केस चलता है सिविल कोर्ट में, और फिर सिविल कोर्ट के अंदर ईयर 1906 का मैप प्रोड्यूस किया गया जिसमें दरगाह थी नहीं, तब जाके कोर्ट ने दरगाह के अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया। ऐसे ही दिल्ली के एक फ्लाईओवर के ऊपर दरगाह बना दी गई थी, वो मुद्दा भी बहुत ज्यादा उठ गया था। उत्तराखंड के फॉरेस्ट में 450 मजार मिली, लेकिन जब इसको चेक किया गया तो कोई ह्यूमन बॉडी नहीं मिली इसमें, तो इसमें काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट चल रहा था। मुकेश अंबानी के घर से लेके ईडन गार्डन स्टेडियम तक बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंडिया के अंदर कन्फ्लिक्ट में फंसी हुई है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। ये पूरी लिस्ट आप पॉज करके एक बार देख सकते हो जो प्राइम लोकेशन है जहां पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इस पूरे वक्त के मिसमैनेजमेंट को लेके एक वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया बनाया गया ताकि कब्जा रोका जा सके। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, इस ऑनलाइन पोर्टल को अगर आप खोल के देखोगे तो स्टेट वाइज वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप भी चाहो तो आप अपने एरिया की डिटेल्स देख सकते हो इस वेबसाइट पे। इसमें वक्फ प्रॉपर्टी के जीपीएस कोऑर्डिनेट, जो केस चल रहे हैं उनकी डिटेल्स मिलेंगी आपको, सर्वे आने के बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं वो मिलेंगी, फाइनेंशियल डेटा, रेंट कितना आ रहा, एनुअल बैलेंस शीट, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें। इस पोर्टल पे जाके आप देखोगे तो टोटल 58,000 कंप्लेन रजिस्टर्ड है, 40,951 केसेस जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, 165 केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, और सबसे हैरानी की बात है कि 9,942 केसेस तो खुद मुस्लिम्स के चल रहे हैं। जिस मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये वक्फ सिस्टम बनाया गया था, उनके वेलफेयर के लिए लाया गया था, उसी कम्युनिटी को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो अब इसके बाद ये जो करंट ईयर चल रहा है 2024, इसमें क्या हुआ है कि 8 अगस्त 2024 को नया वक्फ बिल लेके आई है गवर्नमेंट। तो ये जो बिल लेके आई है गवर्नमेंट, इसमें इन्होंने कई सारी चीजें चेंज कर दी हैं, इसीलिए इसको लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है। पहली चीज इसमें कही गई है कि जो आदमी कम से कम 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस कर रहा होगा वही अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर सकता है। वक्फ बाय यूजर जो मैंने ऊपर समझाया था आपको, उसको इसमें से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद जो पहले सर्वे कमिश्नर सर्वे करते थे उसकी जगह गवर्नमेंट का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो सर्वे करेगा, और वक्फ बोर्ड की जगह स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजेगा। और जिस वक्फ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट गवर्नमेंट का और वक्फ बोर्ड का चल रहा होगा, जब तक उस पर कोई फैसला नहीं आ जाता वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी जाएगी। और इस एक्ट में यह भी कहा गया है कि अब कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी को रजिस्टर करने के लिए जो कलेक्टर होगा उसकी परमिशन लेके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाना होगा। इसके बाद इस बिल में कहा गया कि वक्फ बोर्ड में अब से कम 2 नॉन मुस्लिम होने चाहिए, और साथ में 2 मुस्लिम वुमेन जो हैं उनको भी होना कंपलसरी कर दिया गया है। और वक्फ ट्रिब्यूनल में जो एक मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट होता था उसकी जगह पे कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर। और ये जो वक्फ के जो फाइनेंस की ऑडिट होगी उसको भी गवर्नमेंट की सीएजी करेगी, और मेनली जितने भी डिसीजन होंगे वो कलेक्टर लेगा वक्फ प्रॉपर्टी के केस में। तो इसकी वजह से इन अ वे वक्फ ट्रिब्यूनल जो है
उसका भी इंपैक्ट कम हो गया है। और पहले जो स्टेट में 2 वक्फ होते थे, शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, अब उसमें आगा खानी और बोहरा मुस्लिम जो है उनका वक्फ बोर्ड भी ऐड होगा। और इसके साथ साथ इसमें एक चीज और की गई है, वक्फ एक्ट जो था उसका सेक्शन 107 हटा दिया गया, जिसकी वजह से वक्फ जो है वो अब लिमिटेशन एक्ट के अंडर आ गया है और अब सिर्फ रिटन वक्फ ही माना जाएगा। ओरल वक्फ जो इससे पहले किया जाता था वो नहीं माना जाएगा। अब देखिए ये जो वक्फ बिल आया है अभी 2024 में, इसको लेके अपोज हो रहा है। एक तो मुस्लिम कम्युनिटी जो है इंडिया के अंदर, उसको ये जो पूरा नया वक्फ एक्ट लेके आया गया है उसको लेके ट्रस्ट इश्यूज हैं जो अभी करंट में गवर्नमेंट चल रही है उससे। दूसरा, अगर आप ये जो नया वक्फ एक्ट आया है इसको देखोगे, जो सारा का सारा वक्फ का सिस्टम है वो गवर्नमेंट के अंडर आ गया है मुस्लिम अथॉरिटी से निकल के। अब आगे इसको लेके क्या होगा वो तो आने वाले कुछ महीनों में पता चल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा चेंज करना गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं होगा। लास्ट में एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं टू डाउनलोड पॉप यूपीआई ऐप। इस पर यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पे मिलेंगे अश्योर्ड 2% पॉप कॉइन्स, जिसमें एक पॉप कॉइन की वैल्यू है 1 रुपीज। और पॉप कॉइन्स को यूज करके आप ले पाओगे अप टू 80% डिस्काउंट ऑन पॉप शॉप। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।